तो हमारे संविधान का पहला पृष्ठ प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या नहीं कहा जाता है, इसके संबंध में हम अभी बात करेंगे। ठीक है। प्रस्तावना में जो जो शब्द हैं, मतलब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म व उपासना की स्वतंत्रता प्रदान प्रतिष्ठा और अवसर की समता व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं। ये प्रस्तावना है जो मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखी हुई है। मैं यहीं से बात को शुरू करता हूँ कि इसके शब्दों का क्या महत्व है, या इसमें जो इतने भारी भरकम शब्द दिए गए हैं इन शब्दों से क्या पता चलता है। तो प्रस्तावना संविधान का संकेत होती है, जो संविधान को एक संकेत दे रही है कि हमारा संविधान कैसा है, वो प्रस्तावना हमें बता रही है। समझ रहे हो बात को? हमारे संविधान में कौन कौन से गुण हैं वो हमें किससे पता चलता है? प्रस्तावना से पता चलता है। हमारा संविधान कैसे होगा ये प्रस्तावना से पता चलता है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जा सकता है। जहां जहां हमें कहीं कहीं कुछ चीजों को समझने में दिक्कत होगी संविधान में, तो उन चीजों की सही व्याख्या हम प्रस्तावना से उठा सकते हैं। समझ रहे हो बात को? जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो मैंने जो जो शब्द अभी तक बताए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहां से भी बात को अगर थोड़ा पहले से इससे पहले से शुरू करें, क्या कहानी है, तो पहला क्वेश्चन यहां से आने वाला, प्रस्तावना को कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है या ऑस्ट्रेलिया से लिया है? बच्चों के मन में यह बड़ा सवाल रहता है कि प्रस्तावना को कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो देखो इसका उत्तर ये है कि प्रस्तावना जो है ना, वो दुनिया में सबसे पहले अगर किसी देश के संविधान में फॉलो हुई थी तो वो था अमेरिका का संविधान, जिसने सबसे पहले प्रस्तावना को अपनाया था। ठीक है। उसके बाद फ्रांस और कई सारे देशों ने इसको अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। ठीक है। परंतु हमसे अगर पूछ लिया जाए प्रस्तावना कहां से ली गई है, हम कहेंगे अमेरिका से ली गई है। लेकिन क्वेश्चन अगर थोड़ा दूसरे तरीके से आए कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से जो है इसकी भाषा ली गई है। प्रस्तावना कहां से ली गई है संविधान की? अमेरिका से। और भाषा कहां से ली गई है इसकी? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। समझ रहे हो बात को? कैसे अंतर है? तो ऐसे अंतर तुमको संविधान पढ़ते हुए बहुत जगह समझने हैं। ठीक है। प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। पीछे हम लोगों ने संविधान के विकास क्रम में कुछ वाद विवाद पड़े थे, जिनमें मैंने काफी सारे वाद विवाद का जिक्र किया था, चाहे वो गोलकनाथ वाला मामला हो, चाहे वो केशवानंद भारती केस हो। इन सभी मामलों में सरकार के विपक्ष में जो वकील खड़े थे उनका नाम था नानी पालकीवाला। तो पालकीवाला जो वकील थे वो जबरदस्त वकील माने जाते हैं। उन्होंने हर मामले में सरकार के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने हर मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था, और एक बड़े अच्छे विशेषज्ञ भारत में माने जाते थे, जिनको संविधान का और हर प्रकार के अनुच्छेदों की व्याख्या का अच्छा ज्ञान था, कानून का अच्छी समझ थी। नानी पालकीवाला के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई। उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। कई बार हमारे पास पूछ लिया जाता है कि किस व्यक्ति ने कहा था कि संविधान का परिचय पत्र जो है वो प्रस्तावना है, तो किसने कहा था? नानी पालकीवाला के द्वारा कहा गया था। ठीक है। इस प्रस्तावना के अंतर्गत जो तुम शुरुआत में देख रहे हो यहाँ पे कि हम भारत के लोग, क्या चीज लिखा है? हम भारत के लोग। ये जो हम भारत के लोग शब्द हैं, इसका मतलब ये है कि संविधान का जो स्रोत है वो भारत के लोग हैं। यानी संविधान जिसको समर्पित है वो भारत के लोगों को समर्पित है। ये आया कहां से, संविधान की प्रस्तावना कहां से आई, उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग इस बात पे थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लें कि जहां लिखा है ना भारत का संविधान, ये हमको पता है प्रस्तावना है, लेकिन इसके नाम के ऊपर क्या लिखा गया है? उद्देशिका लिखा गया है। क्या लिखा गया है? उद्देशिका। पीछे संविधान का विकास क्रम मैंने पढ़ाते हुए एक बात बताई थी कि पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 के दिन, ठीक है, एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसको हमने उद्देश्य प्रस्ताव कहा। ठीक है ना?
और इस उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में मैं बहुत विशेष तरीके से वहां पे समझा चुका था। इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा गया है, इसलिए इसे उद्देशिका कहा जाता है। आई बात समझ में? उद्देशिका भी कहा जाता है और प्रस्तावना भी कहा जाता है। तो जो नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव था ये हम पढ़ चुके हैं वहां पे कि ये आया कब था अपने पास, 13 दिसंबर 1946, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। ये मैंने तुमको वहां पे डिटेल में पढ़ाया है। उसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान में प्रस्तावना आई है, इसीलिए प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? उद्देशिका कहा जाता है। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे इस संविधान के बारे में देखें तो एक संविधान संशोधन बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो संविधान संशोधन अधिनियम है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा है? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। और 42वां संशोधन हमारे संविधान में कब हुआ था? 1976। 1976 में हमारे संविधान में कौन सा संशोधन हुआ? 42वां संशोधन। इस 42वें संशोधन के द्वारा जो प्रस्तावना है उसमें कई सारे शब्दों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान की प्रस्तावना में जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सारे शब्द कौन से संविधान संशोधन से जुड़े हैं? 42वां संविधान संशोधन से, जो इस प्रस्तावना से काफी महत्वपूर्ण चीजें। प्रस्तावना की अगर हम मुख्य शब्दावली पर आए तो सबसे पहली लाइन में यहां पे तुम देखोगे कि सबसे पहले लिखा है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये 5 शब्दों के मतलब बेसिकली बच्चे को पता होने चाहिए। होना तो सभी कुछ पता चाहिए। यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा क्या है, एकता, अखंडता क्या होती है, हमारा संविधान कहां पर इसकी ओर इशारे करता है, ये पता होना चाहिए। पर इतना जरूर पता होना चाहिए कि इन शब्दों का असल मतलब पता हो। जैसे भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जब मैं यहां पर एक प्रभुत्व संपन्न की बात करता हूं ना, कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसको संविधान की भाषा में कहा जाता है कि यहां पर बात हो रही है संप्रभुता की। किसकी बात हो रही है? संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है? तो मैं कह सकता हूं कि संप्रभुता सबसे पहला शब्द है जिस पर हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है, जिस पर चर्चा करनी शुरू करनी चाहिए। ठीक है ना? सबसे पहला शब्द कौन सा है? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेना जरूरी है। संप्रभु का मतलब है कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी अन्य देश के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है, किसी का डोमिनियन नहीं है। समझ रहे हो बात को? यानी किसी अन्य देश के फैसलों के अनुसार भारत अपने फैसले नहीं लेता है, वो अपने आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के मामलों के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी जो देश अपने आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के मामलों के फैसले स्वयं ले सकता है, मैं कह सकता हूं कि जो देश अपना फैसला स्वयं ले सकता है उसको हम कहेंगे कि ये एक कैसा राष्ट्र है? संप्रभु राष्ट्र है। भारतीय स्वतंत्रता जो विधेयक था, उस स्वतंत्रता विधेयक के पारित होने के बाद 15 अगस्त 1947 से लेकर के और 26 जनवरी 1950 तक, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ जिस दिन, तो 26 जनवरी 1950 तक की जो तिथि है, इस बीच में तुमको एक चीज देखने को मिलेगी कि 1949 में 1949 के अंतर्गत भारत ने राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता ले ली। किसकी सदस्यता ले ली? राष्ट्रमंडल। भारत राष्ट्रमंडल देशों का हिस्सा बना, कॉमनवेल्थ नेशन जिनको हम लोग कहते हैं। ये राष्ट्रमंडल देश क्या है? तो 11 दिसंबर 1931 को राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी। राष्ट्रमंडल में उन देशों को शामिल किया गया है जो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से ब्रिटेन से संबंधित थे। भारत में स्वतंत्रता मिल चुकी थी। स्वतंत्रता मिल जाने के बाद 1949 में हम एक राष्ट्रमंडल के अंतर्गत भी शामिल हो गए। राष्ट्रमंडल में शामिल होने का मतलब क्या हुआ कि भारत जो है वो जैसे ही राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ तो कई सारे संविधान सभा के लोगों ने इस बात पर प्रश्न उठाया कि एक तो हमने पूर्ण स्वराज के लिए काफी पहले संकल्प ले लिया था। 1930 में तो हमने कहा था कि भाई हम अपना स्वराज दिवस मनाएंगे, पूर्ण स्वराज प्राप्त करेंगे, और 26 जनवरी को इसलिए हमने संविधान लागू करने की तिथि को तय किया है। 1949 में उधर ब्रिटेन के राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले ली है। तो इस पर पंडित नेहरू ने कहा था कि राष्ट्रमंडल में शामिल होना किसी देश की संप्रभुता के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं है कि हम राष्ट्रमंडल में शामिल हैं तो ब्रिटेन हमारे ऊपर अधिकार कर सकता है या ब्रिटेन के किसी फैसले को हम मानने के लिए बाध्य हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता एक गठबंधन प्रकार का है। गठबंधन एक वादे से ज्यादा नहीं होता है। ये नेहरू के भाषण के शब्द हैं। अंत में उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने से यह कतई न समझा जाए कि भारत की संप्रभुता और अक्षुण्णता पर कोई आंच आ रही है, बल्कि इसको ऐसे समझा जाए कि भारत जब चाहे तब राष्ट्रमंडल देशों से अलग हो सकता है। और 26 जनवरी 1950 से ही भारत क्या है, एक पूर्ण रूप से संप्रभु राष्ट्र है। जिस दिन भारत गणतंत्र बना उस दिन भारत पूर्ण रूप से संप्रभुता को अपना लेता है, यानी अपने सारे फैसले लेने का अधिकार स्वयं भारत के पास है। वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के मामलों के फैसले ले सकता है। तो संप्रभुता शब्द सबको क्लियर हुआ? क्या हुआ? यानी किसी राज्य की या किसी देश की वह स्थिति जिसमें वो अपने सारे फैसलों को स्वयं लेने का अधिकार रखता हो, उसको कहते हैं हम लोग संप्रभुता। तो कैसा देश है भारत? एक संप्रभु राष्ट्र है। समझ गए बात को? इस संप्रभुता पर चर्चा के लिए हम लोग डोमिनियन नहीं है किसी के। 50 के अंतर्गत संप्रभु हो गया भारत, जबकि भारत से विभाजन होकर के उसी समय राष्ट्र बना था पाकिस्तान। पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटेन का डोमिनियन स्टेट रहा। समझ रहे हो? यानी पाकिस्तान में संप्रभुता 1956 तक नहीं आई थी। भारत में संप्रभुता 1950 के दौर में ही हमको देखने को मिल जाती है। आई बात समझ में? एक संप्रभु राष्ट्र के क्या फायदे हो सकते हैं या क्या बातें एक संप्रभु राष्ट्र में महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो मैं यहां पे बस 2 बातें कहूंगा। 2 चीजें तुमको ध्यान रखनी है। एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत किसी विदेशी भूमि को अर्जित कर सकता है, किसी विदेशी भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है? अधिग्रहण। किसी विदेशी भूमि को ले सकता है। अब विदेशी भूमि का अधिग्रहण कर सकता है कैसे? जैसे भारत ने सिक्किम को अपनाया है। भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था, है ना। सिक्किम के लोग जो है वो जैसे ही 1959 में चाइना ने कब्जा किया तिब्बत पे, तो सिक्किम के लोगों ने अपने को समझा कि उन्होंने अपने के लिए खतरा महसूस किया। उन्हें लग गया था कि चाइना एक दिन उनको भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले ले, क्योंकि चाइना विस्तारवादी नीति को अपनाता है। तिब्बत को तो चाइना पूरा खा ही गया है ना। 59 में चाइना ने तिब्बत को पूरा खाया। 62 में इंडो चाइना वॉर हुआ। सिक्किम को संविधान में लाने के लिए 2 संविधान संशोधन हुए, 35वां संविधान संशोधन और 36वां। भाग 1 में चर्चा करेंगे हम इसकी। सिक्किम भारत का हिस्सा था नहीं, आया सिक्किम भारत में, 22वां राज्य बना, संविधान संशोधन के माध्यम से बना। समझ रहे हो बात को? तो संप्रभु राष्ट्र का मतलब होता है कि वो किसी विदेशी भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। जैसे भारत ने किसका अधिग्रहण किया? सिक्किम का अधिग्रहण किया। या फिर दूसरा मतलब संप्रभु राष्ट्र का यह हो सकता है कि भारत अपनी मर्जी से अपनी भूमि का कोई हिस्सा छोड़ भी सकता है। समझ गए बात को? अगर भारतीय संघ चाहे तो वो अपनी भूमि का कुछ हिस्सा छोड़ भी सकता है और किसी दूसरी विदेशी भूमि का अधिग्रहण भी कर सकता है। समझ गए बात को? तो ये होता है एक संप्रभु राष्ट्र, यानी अपना फैसला स्वयं लेने का अधिकार। संप्रभुता के अलावा इस प्रस्तावना के अंतर्गत एक शब्द तुमको देखने को मिलेगा, समाजवादी। कौन सा शब्द है? समाजवादी। समाजवादी शब्द का क्या मतलब होता है, या कैसे मैं कह सकता हूं कि हमारे संविधान में समाजवादी गुण हैं? पहली बात तो इस बात को समझना थोड़ा ध्यान से। यहां पे तुमको काफी कुछ चीजें समझनी है। समाजवाद का मतलब है सोशलिज्म, और सोशलिज्म मेनली कार्ल मार्क्स की अवधारणा है। समझ रहे हो बात को? मार्क्स ने जर्मनी में, जब मार्क्स का जन्म हुआ तो उस समय यूरोप में पुनर्जागरण का दौर चल रहा था, और यूरोप में पुनर्जागरण के दौर में यूरोप में 2 प्रकार के समाज होते थे। एक तो वो जो कंपनियों के मालिक होते थे, यानी फैक्ट्रियों के मालिक होते थे, वो बड़े अमीर लोग होते थे, और एक वो लोग होते थे जो बड़े गरीब होते थे। तो मार्क्स ने अपने दौर में उन गरीब व्यक्तियों का संघर्ष देखा है, तो उसने समाज को 2 हिस्सों में बांटा कि एक तो गरीब वर्ग है और एक ऐसा वर्ग है अमीर वर्ग। तो मार्क्सिज्म में क्या है, कार्ल मार्क्स की अवधारणा में क्या है कि ऐसा कोई गरीब अमीर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, और जितनी चीजें हैं, जितने संसाधन हैं, जितनी कंपनियां हैं, उनका कोई मालिक एक प्राइवेट व्यक्ति नहीं रहेगा, बल्कि एक पूरा समाज उनका मालिक रहेगा। उसको कहते हैं समाजवाद। समझ रहे हो बात को?
यानी तुम साधारण भाषा में, बहुत साधारण भाषा में ऐसा समझ सकते हो कि ऐसा देश, जैसा हमारे यहाँ जो समाजवाद है वो समाजवाद मार्क्सवादी समाजवाद नहीं है पूरा। हमारे यहाँ जो समाजवाद है वो गांधीवादी समाजवाद है। कैसा समाजवाद है? गांधीवादी समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवादी गुण हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। हमारा जो समाजवाद है वो किससे मिलता जुलता है? गांधीवाद से। गांधीवाद का समाजवाद एक पुस्तक है, मतलब हिंद स्वराज, महात्मा गांधी जी की। उस हिंद स्वराज पुस्तक के अंदर उन्होंने अपने समाजवाद के संबंध में, अपने विचारों के संबंध में चर्चा की है। तो गांधी जी जिस समाज की कल्पना करते थे, हमने उस समाजवाद को अपनाया है। यानी हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद है। और लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या होता है? जहां संसाधनों पर निजी और सामाजिक दोनों क्षेत्रों का अधिकार हो, निजी और सामाजिक क्षेत्रों का, दोनों क्षेत्रों का अधिकार हो, उसको हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। हमारा यूरोप वाला समाजवाद नहीं है सब कुछ समाजवादी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। या वैसा नहीं है जब जैसा कभी यूएसएसआर में हुआ करता था, वैसा समाजवाद भी हमारा नहीं है जैसा लेनिन का समाजवाद था। हमारा वैसा समाजवाद भी नहीं है जैसा जोसेफ का समाजवाद था। हमारा माओ इत्सुंग वाला समाजवाद भी नहीं है, है ना। हमारा समाजवाद जो है वो थोड़ा सा परिवर्तनीय है। अब क्या होता है समाजवाद, इसको समझाने के लिए वैसे तो बड़ी लंबी चर्चा करनी पड़ेगी। फिलहाल इतना समझ लो कि जिस देश के अंतर्गत केवल प्राइवेट चीजें हैं, केवल प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट सड़कें हैं, प्राइवेट पुलिस स्टेशन है, प्राइवेट विभाग है, सब कुछ प्राइवेट है, ठीक है, वो देश कैपिटलिज्म की इकोनॉमी को फॉलो करता है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाता है। जहां सब कुछ प्राइवेट है, जहां सब कुछ सरकारी है, वो देश कहलाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। हमारे यहां प्राइवेट और सरकारी, यानी हमारे उत्पादन के संसाधनों पर निजी और सरकारी, सामाजिक दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व है। इसलिए हमारा देश जिस इकोनॉमी को फॉलो करता है उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या बोल देते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है मिश्रित अर्थव्यवस्था को मानने वाला देश है भारत। आई बात समझ में? 1991 में एक नीति आई जिसको हमने नई आर्थिक नीति कहा। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया अपनी लेकर के आया, नई आर्थिक नीति लेकर के आया, उद्योगों की नीति लेकर के आया। इस उद्योगों की नीति ने संविधान में जो समाजवाद है उस संविधान में के समाजवाद को थोड़ा लचीला बना दिया। इस समय हमने फॉलो किया तीन चीजों को। 1991 में हम लेकर के आए एलपीजी। क्या लेकर के आए? एलपीजी। एलपीजी बड़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, मैंने इकोनॉमी की क्लास में पढ़ाया भी है। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, यानी उदारवाद, ठीक है ना। पी का मतलब होता है प्राइवेटलाइजेशन, यानी निजीकरण। और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण। समझ रहे हो बात को? तो एलपीजी की अवधारणा को हमने अपनाया, यानी हम निजीकरण में भी विश्वास रखते हैं, राष्ट्रीयकरण में भी, यानी जैसे देखो तुम यहाँ पे उदारवादी विचार में भी विश्वास रख रहे हैं, लिबरलाइजेशन में भी रख रहे हैं। हम लोग किसमें? प्राइवेटलाइजेशन में भी विश्वास रख रहे हैं, हम लोग ग्लोबलाइजेशन में भी विश्वास रख रहे हैं। यानी हम एक कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समझ रहे हो बात को? ये नीति अपनाई हमने 1991 में। भारत का जो समाजवाद है वो समाजवाद कैसा है? गांधीवादी समाजवाद है, जिसके अंतर्गत दोनों गुण है, यानी हमारे यहाँ उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व के साथ साथ सामाजिक स्वामित्व भी होता है। बात समझ आ रही है? इतनी मैंने यहाँ पर क्या बताया, इतनी बात समझ आ रही है ना। इसके बाद देखो समाजवाद की अगर मैं बात करूं प्रस्तावना के अंतर्गत, तो प्रस्तावना में ये जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था समाजवादी शब्द। इससे पहले समाजवादी शब्द इसमें नहीं था। अब समाजवादी शब्द नहीं था, जब समाजवादी शब्द जोड़ा जा रहा था तो इस समाजवादी शब्द को जोड़ने के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने इसके संबंध में कहा था कि हालांकि हमारे संविधान में समाजवादी शब्द कहीं लिखा हुआ नहीं है, परंतु समाजवाद जो है वो हमारे संविधान निर्माताओं की कल्पना थी, हम ये कह सकते हैं। समाजवाद की ही कल्पना संविधान निर्माताओं ने की होगी, ऐसा हम संविधान को पढ़ करके बता सकते हैं। जब ये पूछा गया कैसे, तो संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं।
नीति निर्देशक तत्वों के अंदर मैंने तुम्हें वाद विवाद में भी समझाया, अनुच्छेद 39B है, 39C है, समझ रहे हो बात को, जहां अमीर गरीब के बीच के भेद को कम करने का प्रयास करेगा राज्य, ऐसी सारी बातें जिनके अंदर दे रखी हैं। तो हमारा जो संविधान है वो संविधान इस बात को इंगित करता है, उसमें लिखा ना हो समाजवाद, लेकिन इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत एक कैसा देश होगा, समाजवादी देश होगा। इसलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया। आई बात समझ में? ये जो समाजवादी शब्द है, इस समाजवाद का मतलब ये है कि यहां उत्पादन के संसाधनों पर हमारे समाजवाद का, भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसका मतलब है कि यहां प्राइवेट स्कूल भी होगा तो सरकारी स्कूल भी होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल भी होगा तो सरकारी हॉस्पिटल भी होगा। भारत में दोनों प्रकार की चीजें होंगी। भारत में ऐसा नहीं होगा कि केवल प्राइवेट प्राइवेट है या केवल सरकारी सरकारी है। क्लियर है इतना? ये हुआ समाजवाद। अभी मैंने यहां पे दो शब्दों पे चर्चा की, एक तो संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या समझे? क्या बोलेंगे संप्रभुता का मतलब? भारत अपने आंतरिक और बाह्य रूप से सभी फैसलों को ले सकता है, ठीक है भैया। और समाजवाद का मतलब क्या हो गया कि भारत में जो उत्पादन के संसाधन है उन पे निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों का क्या है, स्वामित्व है। हमारा समाजवाद कैसा है? लोकतंत्रात्मक समाजवाद है या गांधीवादी समाजवाद है। ठीक हो गया। इसके बाद जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, इस बात पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है या पंथ निरपेक्ष शब्द है, इस शब्द की कई सारी व्याख्याताएं हैं। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में बड़ा अंतर है वैसे, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एक भारत है। इस धर्मनिरपेक्षता की बात अगर हम करें तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही 1976 में इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में। क्या कह रहा है धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट? किसको हम लोग धर्मनिरपेक्ष कहेंगे? तो 1974 में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। और जब हम लोग बात धर्म के आधार पर किसी देश की करते हैं तो तब देश तीन प्रकार के आ जाते हैं। कितने प्रकार के आ जाते हैं? तीन। अगर मैं धर्म के आधार पर दुनिया भर के देशों की बात करूं तो एक तो होता है अपने पास जिसको हम लोग कहते हैं नास्तिक राज्य। कैसा राज्य कहते हैं? नास्तिक। एक तो हो जाए अपने पास राज्य जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नास्तिक राज्य। क्लियर हो गया। एक होता है हमारे पास धर्म के आधार पर जिसको हम लोग कहते हैं सैद्धांतिक राज्य। क्या बोल देते हैं? सैद्धांतिक राज्य। और एक होता है धर्मनिरपेक्ष। क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। तो दुनिया में धर्म के आधार पर तुम्हें ये तीन प्रकार के देश देखने को मिलेंगे। एक तो देश तुम्हारे पास देखोगे तो कैसा देश है? नास्तिक राज्य है, जिसका अपने आप में कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है। यानी ऐसा राज्य जो धर्म विरोधी राज्य है या जो सभी धर्मों का विरोध करता है, उस राज्य को हम क्या बोलेंगे? नास्तिक राज्य कहेंगे, ठीक है। हालांकि दुनिया में ऐसा कोई विशेष राज्य का उदाहरण अभी मौजूद नहीं है। दूसरा अगर राज्य हम लोग यहां पे देखेंगे तो सैद्धांतिक राज्य। सैद्धांतिक राज्य का मतलब है जो एक धर्म विशेष को फॉलो करता हो, जिसके बेस पर वो राज्य बना हो, जैसे पाकिस्तान, ठीक है। राज्य का मतलब समझ पा रहे हो ना क्या है? राज्य का मतलब यहां पे देश से है, समझ रहे हो? सारी अथॉरिटी से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के और लोकल गवर्नमेंट तक की, उसको हम राज्य कह रहे हैं। जैसे पाकिस्तान किसके आधार पर गठित है? धर्म के आधार पर गठित। बर्मा हो गया, धर्म के आधार पर गठित राज्य है। जैसे अपने पास बांग्लादेश हो गया, धर्म के आधार पर गठित है। ये सारे वो उदाहरण हैं। मैं कह सकता हूं श्रीलंका हो गया, किस आधार पर गठित है? धर्म के आधार पर गठित है। श्रीलंका बौद्ध धर्म का अनुयायी देश है, इसलिए अलग देश है, बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है। समझ रहे हो बात को? ये सारे वो देश हैं जो एक धर्म में आस्था। भूटान है, बौद्ध धर्म का अनुयायी देश है। समझ रहे हो बात को? यहां क्या समझ आ रहा है कि सैद्धांतिक राज्य का मतलब हुआ जो किसी एक धर्म विशेष को फॉलो करता है। तो भारत के आसपास वाले ही देख लो, पाकिस्तान सैद्धांतिक है, म्यांमार यानी बर्मा जिसको हम कहते थे वो सैद्धांतिक राज्य है, एक धर्म विशेष को अपनाता है, एक धर्म विशेष को मानता है। श्रीलंका एक धर्म विशेष को मानता है, बौद्ध धर्म को मानता है, ठीक है भैया। ये सारे कैसे राज्य हैं? सैद्धांतिक राज्य।
धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या हुआ? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब हुआ भारत, यानी ऐसा राज्य जो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता हो और राष्ट्र का अपने आप में कोई भी धर्म ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहेंगे। और भारत एक कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आई बात समझ में? ये धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। संविधान में हम लोग अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो हमारे पास मौलिक अधिकारों में भी जिक्र आता है अनुच्छेद 25 से 28 तक, जहां धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। व्यक्ति को धार्मिक रूप से स्वतंत्रता का अधिकार दिया। अनुच्छेद 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? किसी धर्म को मान सकते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका मौलिक अधिकार है कि वो अपने धर्म को मान सकता है, उस धर्म का प्रचार कर सकता है, उस धर्म का प्रसार कर सकता है, आयोजन करने की स्वतंत्रता, कई प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। ये मौलिक अधिकारों में लिखा है। यानी हमारा जो राज्य है वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है, परंतु राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। समझ गए बात को? अपना अपने आप में उसका कोई भी धर्म नहीं है। ये होता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आई बात समझ में? धर्मनिरपेक्ष के अलावा हमारे पास चौथी चीज जो प्रस्तावना में आती है वो चीज है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये दो बातें अलग अलग हैं। एक शब्द यहां पर है लोकतंत्रात्मक और एक है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक और लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है डेमोक्रेटिक। तो भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। समझ रहे हो बात को? हम एक ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का अपने आप में एक बहुत गहरा मतलब होता है। सबसे पहले अगर मैं बात लोकतंत्र की करूं तो लोकतंत्र जो है वो दुनिया भर में हमको कई सारे प्रकार के उदाहरणों से परिभाषित होता है। लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रसिद्ध एक परिभाषा है लोकतंत्र के संबंध में कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का समूह है। ठीक है ना? और यह परिभाषा एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति ने दी थी। ठीक है ना? यह परिभाषा ऐसे वैसे आदमी ने नहीं दी थी, एक दुनिया के बड़े जाने माने व्यक्ति ने दी थी। ठीक है ना? और इस परिभाषा को देने वाले का कहते हैं हम लोग अब्राहम लिंकन। लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना गया प्रतिनिधियों का समूह है। जनता के प्रतिनिधियों का क्या है? समूह है। उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। जब बात लोकतंत्र की करते हैं तो लोकतंत्र का मतलब है कि सिद्धांत के आधार पर लोकतंत्र दो प्रकार का हो सकता है। एक तो लोकतंत्र हो सकता है जिस लोकतंत्र को हम लोग नाम देंगे, भाई एक लोकतंत्र दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है और एक लोकतंत्र हो सकता है जिसको हम लोग कह सकते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कोई उदाहरण, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे मेन उदाहरण है स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। दुनिया के कई सारे देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारे यहां पे भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली है। क्या होती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली और प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली क्या होती है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। जब मैंने बात यहां पे स्विट्जरलैंड की तो स्विट्जरलैंड के संविधान में कुछ अंग हैं। जैसे एक अंग है जिसको हम लोग परिप्रेक्षा कहते हैं। ठीक है ना? एक अंग है जिसको पहल कहते हैं। एक अंग है जिसको रिकॉल कहते हैं, यानी वापस बुलाना। समझ रहे हो बात को? एक अंग उनके संविधान के अंतर्गत है जिसको हम लोग कहते हैं कि प्लेबिसाइट, यानी जनमत संग्रह वगैरह करवाना। वो लोकतंत्र एक स्वतंत्र लोकतंत्र का उदाहरण है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। और ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमको दुनिया के जिस देश में सबसे प्रभावी देखता है वो देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। अब बात आती है कि ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, या लोकतंत्र की अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या है। यानी लोकतंत्र के प्रति में ना हमारे यहां भाषाएं बहुत सारी हैं। हमारे यहां लोकतंत्र के संबंध में उदाहरण बहुत सारे हैं। हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार है। हमारे संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र को अगर मैं बताऊं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है।
हमारे संविधान में कानून की सर्वोच्चता है। हमारे संविधान के अंतर्गत ऐसे कई सारे गुण हैं जिनके बेस पर मैं कह सकता हूं कि भारत क्या है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक देश है। समझ रहे हो बात को? यहां हम एक बात को समझें तो 25 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर को संविधान के कुछ भाग लागू हुए। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक अपना भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक हम सामाजिक लोकतंत्र को उसमें ना लेकर के आ जाएं। सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। समझ रहे हो बात को? समाज के लोगों के लिए लोकतंत्र होना चाहिए। राजनीतिक स्तर पर लोकतंत्र जो है वो इतना बृहत नहीं होना चाहिए, ये उनका मानना था। और हमारे यहाँ जो है ना, वो यहाँ की जो व्यवस्था है, तो यहाँ की व्यवस्था ये है कि जब तुम एक बार प्रतिनिधि को चुन लेते हो, विधायक को चुन लेते हो, समझ रहे हो बात को, तो तुम उस विधायक को वापस भी ले सकते हो। जनता चाहे तो उसको चुनने के बाद वापस भी ले सकती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तुमने चुन तो लिया, लेकिन तुम उसको 5 साल से पहले वापस नहीं ले सकते हो। ठीक है, इसको कहते हैं वहां पे कि भाई उनके पास प्रत्यावर्तन की शक्ति है। स्विट्जरलैंड का जो संविधान है, स्विट्जरलैंड के जो नियम है, उनका जो देश है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगर आपने किसी एक व्यक्ति को चुना तो आप उसको 5 वर्ष से पहले वापस भी ले सकते हो। माना तुमने चुना विधायक को, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तुम चाहते हो कि हटे पद से, तो तुम्हारे कहने से तो हटेगा नहीं। समझ रहे हो? लेकिन वहां के लोग चाहें तो उसको पद से हटा सकते हैं। वो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चुना गया है, 5 वर्षों तक वो अपना कार्यकाल पूरा करेगा। विशेष स्थिति में वो अपने पद से हटाया जा सकता है, किसी विशेष स्थिति में, अन्यथा वो अपने पद पर बना रहता है। ठीक है। दूसरा, लोकतंत्रात्मक के साथ हमने जिस शब्द का प्रयोग किया वो शब्द है गणतंत्र। कौन सा शब्द है? गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक। क्या चीज होता है? रिपब्लिक। तो भारत रिपब्लिक कब हो गया था, गणतंत्र कब बन गया था? 26 जनवरी 1950 को, है ना। हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो भारत गणतंत्र बन गया। गणतंत्र का मतलब यह है कि जिस देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता हो उसे गणतंत्र कहते हैं। समझ रहे हो? 2 प्रकार के तंत्र होते हैं, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र का मतलब जहां देश के प्रमुख को पद पर हम देखते हैं कि मतलब वंशानुगत प्रणाली चलते हुए आ रही है। यहां वंशानुगत प्रणाली नहीं चलते आ रही है। हम यहां पर चुनाव के द्वारा चुनते हैं, है ना। राष्ट्रपति का चुनाव होता है हमारे यहाँ, हालांकि वो चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। कैसे विधि से होता है? अप्रत्यक्ष। इसलिए हम लोग वोट नहीं डालते हैं उसमें, इनडायरेक्ट इलेक्शन है राष्ट्रपति का इलेक्शन। हमारे यहाँ गणतंत्र का मतलब क्या हुआ, यानी किसी भी देश में गणतंत्र होने का मतलब हुआ कि जिस देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता हो, राष्ट्रपति चुना जाता हो, चुनाव के द्वारा चुना जाता हो, उस देश को हम लोग क्या कहेंगे? गणतंत्र कहेंगे। तो भारत एक कैसा राज्य है? गणतंत्रात्मक राज्य है। आई बात समझ में? इसके अलावा हमारे पास बात आती है कि भाई गणतंत्र के अलावा दूसरा शब्द तो हमारे पास एक शब्द प्रस्तावना के अंदर आता है जिसको हमने न्याय यहां पर कहा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हमारे पास। यहाँ पे प्रभुत्व संपन्न का मतलब अपने सभी फैसले भारत स्वयं ले सकता है, वो चाहे आंतरिक हो या बाह्य हो। ठीक हो गया। दूसरा, समाजवादी का मतलब यहाँ उत्पादन के संसाधनों पर निजी और सामाजिक दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व है, यानी हमारे यहाँ पे प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रकार की चीजें मौजूद हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब भारत किसी भी एक धर्म को फॉलो नहीं करता है, सभी धर्मों को समान रूप से मानता है। आई बात समझ में? लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लोकतंत्र का मतलब यहां प्रजा का शासन है, राजा का शासन नहीं है। गणराज्य का मतलब क्या है? हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति नियुक्त नहीं किया जाता, मनोनीत नहीं किया जाता है, उसको चुना जाता है, चुनाव के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आई बात समझ में? इसके अलावा यहाँ पे न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय शब्द की जब मैं बात करूं यहां पे, तो ये तीन बातें तुम्हारे दिमाग में आएंगी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का बात किया गया है, तो तीन प्रकार का। एक न्याय है सामाजिक न्याय, एक न्याय है राजनीतिक न्याय और एक न्याय है आर्थिक न्याय। कितने प्रकार का न्याय है? टोटल तीन प्रकार। सामाजिक न्याय किसको कहेंगे? तो सोशल जस्टिस। राजनीतिक न्याय किसको कहेंगे? पॉलिटिकल जस्टिस। और आर्थिक न्याय किसको कहेंगे? इकोनॉमिक जस्टिस। जब मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूं तो बात को थोड़ा ध्यान से और गहराई से समझना। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ, हमारे संविधान के अंदर सामाजिक न्याय को कई सारे अनुच्छेद दर्शाते हैं। मैं अनुच्छेदों का हवाला भी दूंगा, सामाजिक न्याय से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा राजनीतिक न्याय से संबंधित है, कौन सा किससे संबंधित है, वो भी दूंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग पहले मूल कॉन्सेप्ट को समझ लें। धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबको जो है वो समान समझा जाएगा। ये सामाजिक न्याय है। समझ रहे हो बात को? ये समाज के आधार पर न्याय है, यानी प्रत्येक व्यक्ति की समाज में एक गरिमा है, वो समान है, सभी के समान है, हर व्यक्ति समान है। किस आधार पर? लिंग के आधार पर, यानी महिला है, पुरुष है, ठीक है ना। धर्म के आधार पर, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, ईसाई है, पारसी है, कुछ भी है, समान है, ठीक है ना। वंश के आधार पर, यानी वो किसी वंश से आता हो, किसी कुल से आता हो, समान है। समझ रहे हो बात को? जन्म स्थान के आधार पर बिहार से आता हो, कर्नाटक से आता हो, तमिलनाडु से आता हो या जम्मू कश्मीर से आता हो, देश के किसी क्षेत्र से आता हो, समान है। यह है सामाजिक न्याय। दूसरा न्याय हमारे पास कौन सा है? राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय की हमारे संविधान में कई जगह चर्चा है, वह है अनुच्छेद 325 में। 325 हमारे देश के संविधान का वह अनुच्छेद है जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता कि वो एक कमजोर व्यक्ति है, वो समाज में एक पिछड़ा व्यक्ति है, या वो समाज में बराबर की भूमिका नहीं रखता है। यानी हर आदमी अपने वोट का प्रयोग कर सकता है। आर्टिकल 325 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, 325 में लिखा है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि 325 जो अनुच्छेद है वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वोट का प्रयोग कर। जब वोट देने जाते हैं तो वहां के तुमसे ये पूछते हैं कि अगर तुम गवर्नमेंट जॉब वाले हो तो ही वोट दे सकते हो। ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि अगर तुम सवर्ण जाति से आते हो तो ही वोट दे सकते हो। वोट तो दलित भी दे सकते हैं, वोट राजपूत भी दे सकते हैं, क्षत्रिय, मतलब वोट सभी को देने का अधिकार है। हिंदू वोट दे सकता है, मुसलमान वोट दे सकता है, सिख दे सकता है, ईसाई दे सकता है, सभी दे सकते हैं। तो यहां वोट देने का अधिकार जो है वो राजनीतिक न्याय है 325 के अंतर्गत। आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन का टॉप 30 मोस्ट आर्टिकल में से, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल में से एक आर्टिकल है। 326 क्या कहता है? वयस्क मताधिकार। लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में आप लोगों के पास वयस्क मताधिकार है। 18 वर्ष की आयु होने के बाद आपका राइट है कि आप वोट डालोगे, वो आपके राजनीतिक अधिकार है, वो आपके लिए राजनीतिक न्याय है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 325 है। मैंने यहां पर राजनीतिक न्याय का एक अनुच्छेद बताया 326, जिसमें वयस्क मताधिकार लिखा गया, यानी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर आप लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वोट डालोगे। ये 326 कह रहा है। एक अनुच्छेद मैंने राजनीतिक न्याय से संबंधित यहां पर बताया कि जो राजनीतिक न्याय की बात करता है, बड़ा विशेष अनुच्छेद है। वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 डीपीएसपी का। यह क्या कहता है कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगर कोई महिला कांस्टेबल है और पुरुष कांस्टेबल है तो दोनों की सैलरी तो सेम है ना। अगर कोई महिला एसआई है और पुरुष एसआई है तो दोनों की सैलरी तो सेम है। समझ रहे हो? महिला डीएम है, उसकी सैलरी, पुरुष डीएम है, उसकी सैलरी, दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। सीनियरिटी के आधार पर अंतर हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई भी विभेद नहीं है। यह न्याय है कैसा? राजनीतिक न्याय। तीसरा न्याय मैंने यहां पर बताया, कौन सा न्याय? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय कैसा न्याय है? आर्थिक न्याय का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक जस्टिस किसको कहेंगे? कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति ना हो, उसको समाज में छोटा नहीं समझा जाएगा। यानी वो इस वजह से अपने को, मतलब किसी भी तरीके से
इस प्रकार के किसी भी वजहों से वो अपने को छोटा महसूस नहीं कर सकता अगर उसके पास संपत्ति के बहुत ज्यादा संसाधन वगैरह नहीं है। इस आधार पर उसको छोटा नहीं माना जा सकता है। तो संपत्ति के आधार पर भी किसी को छोटा नहीं माना जा सकता है, किसी को बड़ा भी नहीं किया जा सकता है उस आधार पर। समझ रहे हो बात को? ये संपत्ति के आधार पर न्याय की व्यवस्था है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक न्याय की व्यवस्था या आर्थिक न्याय की प्रणाली। आई बात समझ में? आर्थिक न्याय प्रणाली के अलावा मैंने यहाँ पे बात की 3 प्रकार की स्वतंत्रता की। तो सामाजिक स्वतंत्रता क्या हो गई? धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या हो गई? 325, 326 और 39 के अंतर्गत जो दिया गया है, मेंशन किया गया है, ये राजनीतिक स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। 325 कह रहा है, 326 कह रहा है 18 वर्ष की आयु के बाद आप वोट डाल सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति डाल सकता है, उसको वंचित नहीं किया जा सकता। 39 कह रहा है स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। बात समझ आ रही है इतनी? तो ये किस अनुच्छेद में लिखा है? 39 में। आर्थिक न्याय, मैंने कहा आर्थिक न्याय क्या है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिक जस्टिस कह रहे हैं। आर्थिक न्याय का मतलब हुआ कि किसी को संपत्ति के आधार पर जो है वो कम नहीं समझा जाएगा। बात समझ आ रही है? इसके बाद हमारे पास देखो तीनों प्रकार के न्याय क्लियर हुए। तो प्रस्तावना में मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हमको यहां तक की बात समझ आ गई कि इन सब शब्दों का मतलब क्या क्या है। बात समझ आई इतना? इसमें किसी को कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी? अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है? विश्वास, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता की बात कर रहा है। और स्वतंत्रता में देखोगे तो विचार की स्वतंत्रता दे रखी है, अभिव्यक्ति की दे रखी है, विश्वास की दे रखी है, उपासना की दे रखी है, ये सभी स्वतंत्रताएं दे रखी है। संविधान में 19 से 22 तक जो आर्टिकल हैं वो स्वतंत्रता से ही संबंधित हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। स्वतंत्रता की मैं जब भी बात करूंगा तो एक बात को हमको ध्यान में रखना है कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता, हमारे प्रस्तावना के अंतर्गत जो स्वतंत्रता से संबंधित वाक्य हैं, फ्रांस में 1789 से 1799 के बीच एक क्रांति हुई थी, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की क्रांति। ठीक हो गया? इस फ्रांस की क्रांति के दौरान स्वतंत्रता के जो शब्दावली है उसको लिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति से हमारे संविधान में अपनाया गया है। संविधान में कई सारे स्रोतों से संविधान को बनाया गया है, तो जो फ्रांसीसी क्रांति से लिए गई चीजें हैं उसमें अपने पास स्वतंत्रता की शब्दावली भी है। समझ रहे हो बात को? इस बात का ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमसे पूछेगा कि स्वतंत्रता की शब्दावली कहां से ली गई है, तो फ्रांस की क्रांति से ली गई है। समझ रहे हो बात को? और स्वतंत्रता के अंतर्गत हमारे पास आर्टिकल 19 में विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है हमारे पास। भारत मैच जीत गई, हम झंडा फहरा सकते हैं। किसी नेता ने गलत कार्य किया, हम उसके खिलाफ जुलूस निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? हम किसी का पुतला फूंक सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम आरटीआई लगा सकते हैं। ये सारी हमारी स्वतंत्रताएं हैं। समझ रहे हो बात को? ये हमारा किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो संविधान हमें सभी प्रकार की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। समझ रहे हो? 20 हमें स्वतंत्रता देता है, 21 हमें स्वतंत्रता देता है, शिक्षा की स्वतंत्रता हमारे पास है ना? तो हमारे पास कई सारे प्रकार की स्वतंत्रता है। धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, जिसकी हमने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, धार्मिक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। कोई धर्म मानो, कोई विचार आप मानो, कोई अभिव्यक्ति को आप अपना बता सकते हो। समझ रहे हो बात को? ये सारी स्वतंत्रता है। संविधान हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है, संविधान हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, संविधान हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, संविधान हमें इकट्ठा होने की स्वतंत्रता देता है बिना हथियारों के, शांतिपूर्ण। संविधान हमें देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता देता है, हम जा सकते हैं किसी हिस्से में। यह स्वतंत्रता है हमारी। और इन स्वतंत्रता की शब्दावलियों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, जो 1789 से 1799 तक चली। यहां से 2 महत्वपूर्ण चीजें आई हैं। एक तो दुनिया भर में आप एक चीज सुनते होंगे कि लेफ्ट विंग, राइट विंग, वामपंथी, दक्षिणपंथी, ये 2 विचारधाराओं के नाम खूब सुनते होंगे। उसका जन्म भी इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति से ही उसका जन्म हुआ है। आई बात समझ में? और इसी फ्रांसीसी क्रांति से आए हैं हमारे पास स्वतंत्रता की शब्दावली। इसके अलावा
स्वतंत्रता के अलावा यहां पर दे रखा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता शब्द का मतलब जो है ना वो समानता से है। किससे है? समानता। समता का मतलब समानता से है और समता कई सारे प्रकार की है। संविधान में कई प्रकार की समता है जिसका जिक्र किया गया है। जैसे 325 में समता का भी एक उदाहरण मान सकता हूं, 326 में समता का उदाहरण मान सकता हूं, 39 में समता का उदाहरण मान सकता हूं, आर्टिकल 39 जिसका जिक्र किया मैंने थोड़ी देर पहले, ये सभी समता के उदाहरण है। समता का मतलब है समानता और हमारे संविधान में स्पेशली अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक हमें कई प्रकार की स्वतंत्रता है। 14 का क्लॉज ए कहता है विधि के समक्ष समानता, 14 का क्लॉज बी कहता है विधि का समान संरक्षण। कानून के आगे सब एक समान है, इसलिए कानून के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, समझ रहे हो बात को। और विधि का समान संरक्षण एक ब्रिटेन से लिया है, एक अमेरिका से लिया है, इसको पढ़ेंगे मौलिक अधिकार जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पर। फिलहाल मैं समानता की बात कर रहा हूं। 14 कह रहा है कि हमें कानून के अगेंस्ट जो है वो समानता है, हम कानून के सामने सब एक समान है। चाहे आप किसी उद्योगपति परिवार से आते हो, चाहे किसी श्रमिक परिवार से आते हो, आप समान हो। आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, देश के किसी भी उच्च संवैधानिक पद पर हो, कानून के सामने समान हो। परंतु प्रधानमंत्री रहने के दौरान आपको कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता, वो देश के सम्मान का भी एक मामला है। राष्ट्रपति रहने के दौरान आपको कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें देश के सम्मान का भी मामला आता है। जिस दिन आप अपने पद से मुक्त होंगे उस दिन आपके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो व्यवहार एक मुजरिम के साथ किया जाता है। जब तक आप अपने पद पर हैं तब तक ऐसा कोई व्यवहार उसके साथ नहीं होता है जो संवैधानिक पद है। समझ रहे हो बात को। दूसरा मैं यहां पर कह सकता हूं कि 15 धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर स्वतंत्रता की बात करता है। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में समानता है अपने पास, है ना। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, यानी कोई स्पेशल टाइटल किसी के पास नहीं रहेगी। टाइटल 2-3 प्रकार की होंगी, सेना से संबंधित हो सकती है, शिक्षा से संबंधित हो सकती है ना। ये टाइटल्स रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई महाराजा धीराज परम भट्टारक लगा के घूमेगा, ऐसा नहीं घूम सकता आज के टाइम में कोई, है ना। जैसे पहले राजाओं के नाम क्या थे? महाराजा धीराज परम भट्टारक और हलाना फलाना डिमकाना, ये राजा, ठीक है। अब ये राजा वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं चलता है, यानी यहां पर अब किसकी स्वतंत्रता नहीं दिखाई दे रही है हमको? यहां पर स्वतंत्रता नहीं दिखाई दे रही है उपाधियों की। किसकी स्वतंत्रता? उपाधि। तो यहां पे समानता है। समानता की बात संविधान में 14 से 18 तक दी गई है और भी कई सारी जगह संविधान में समानता की बात आई है। जब मैं समानता की बात करूंगा तो समानता हमारे पास कई सारे प्रकार से मेंशन है संविधान में। दूसरा मैंने यहां पे थोड़ा सा देखो, एक चीज है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये तीनों प्रकार के न्याय मैंने बताया। जैसे मैंने यहां पे बताया ना अभी कि जो स्वतंत्रता की शब्दावली है वो कहां से ली गई है? फ्रांस की क्रांति से ली गई। ऐसे ही जो सामाजिक आर्थिक न्याय है, ये जो न्याय की शब्दावली, इन तीनों कॉन्सेप्ट को लिया गया है, ये रूस की क्रांति से लिए गए हैं। 1917 के अंतर्गत रूस की क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1917। कभी लेनिन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो तब उसके बस विश्व इतिहास में फिर इस चीज पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि भैया न्याय रूस की क्रांति से आया है, स्वतंत्रता फ्रांस की क्रांति से आई है। हमारे पास जो शब्दावली है, समता जो है वो 14 से 18 तक मेंशन है। अब बात आते हैं अपने पास प्रस्तावना के अंतर्गत जो है वो है बंधुत्व। किसकी बात की गई है? बंधुत्व। बंधुत्व की बात इस प्रस्तावना के अंतर्गत सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दिख रहा है ना यहाँ पे। ये तो सभी को पता है ना क्या लिखा गया है। उन सभी में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को बढ़ाने वाली, बंधुता बढ़ाने वाली, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। आई बात समझ में? ये बंधुता शब्द क्या है? बंधुत्व शब्द क्या है? कोई किस किस चीज की बंधुता बढ़ाने की बात कर रही है प्रस्तावना? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। हमारे संविधान में केवल मौलिक अधिकार नहीं है, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी हैं। और मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का एक आर्टिकल है। हम लोगों ने समता की बात की, समता के बाद हम लोग देख रहे हैं
कि इसमें लिखा हुआ है बंधुत्व। बंधुत्व शब्द का एक्चुअल मतलब क्या होता है? तो बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना। किसकी भावना? भाईचारे की भावना, भाईचारा की भावना। ये संविधान निर्माता चाहते थे कि सभी में एक भाईचारे की भावना हो, आपसी सामाजिक सौहार्द बना करके रखें, हर कोई धर्म जाति इन सब चीजों से ऊपर उठ करके आपस में सद्भावना हो। समझ रहे हो बात को? ये सामाजिक सौहार्द हो, समझ रहे हो? और जब बंधुता की बात करते हैं यानी इस भाईचारे की भावना की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्यों में 51 क के अंतर्गत दिया गया है कि मैं कह सकता हूं कि भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी होगी कि वो महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी हरकत का त्याग कर देगा। समझ रहे हो बात को? ये व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है। किस आर्टिकल में दिया गया है? 51A के अंतर्गत दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा गया है कि महिला के गौरव को अगर किसी भी हरकत से या किसी भी ऐसे कृत्य से क्षति पहुंचती है तो व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो उस कृत्य को क्या कर देगा? छोड़ देगा, उस कृत्य का त्याग कर देगा। बंधुत्वता को जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया एकता और अखंडता। अभी तक मैंने बताया 42वें संविधान संशोधन से क्या क्या जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन से समाजवादी शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसके अलावा यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं एकता और अखंडता। ये शब्द भी कौन से संविधान संशोधन से आए हैं? 42वां संविधान संशोधन से आए। समझ रहे हो बात को? अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 हमारे पास एकता और अखंडता का प्रमाण है। हमारे संविधान का पहला ही आर्टिकल उस एकता को दर्शाता है। ये एकता और अखंडता की जब हम बात कर रहे हैं तो दुनिया भर के अंतर्गत देशों के संवैधानिक स्थिति, गठन की स्थिति अगर हम देखें, राज्यों के साथ उनकी स्थिति देखें तो तुमको 3 प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। कुछ देश यूनियन है, कुछ देश फेडरेशन है और कुछ देश कन्फेडरेशन है। क्या चीज है? कन्फेडरेशन। यानी दुनिया में तुमको 3 व्यवस्था वाले देश मिलेंगे। मैं कह सकता हूं कि कुछ देश क्या है? फेडरेशन है, कुछ देश यूनियन है, कुछ देश कन्फेडरेशन है। यूनियन का मतलब हुआ संघ। क्या चीज होता है? संघ। फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, लेकिन इन दोनों संघ में बड़ा अंतर है। कन्फेडरेशन का मतलब परिसंघ होता है। आप लोग एक बात को समझें कि अमेरिका, जैसे हमारे पहले आर्टिकल में क्या लिखा गया है? इंडिया दैट इज भारत इज द शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, है ना? भारत राज्यों का संघ हो। इस भाषा को बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना। संविधान में 2 प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है, एक शैल बी और एक शुड बी। किसका प्रयोग हुआ है? शुड बी। तो जहां शैल बी लिखा हुआ है ना, वहां का मतलब है कि किसी दूसरे आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो उसके ऊपर यह बात मान्य होगी। और शुड बी का मतलब है होना चाहिए, शैल बी का मतलब है होगा। बात समझ आ रही है? जैसे इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है और संघ भी कौन सा? यूनियन। यूनियन का मतलब है जहां राज्य चाह करके भी भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि मतलब कोई राज्य ये कहे कि मेरे को अलग होना है भारतीय संघ से तो हम उसको अलग कर देंगे, ऐसा नहीं है। मतलब मान के चलो कि तमिलनाडु कह दे कि वो श्रीलंका के साथ मिलना चाहता है तो पॉसिबल ही नहीं है। वो भारतीय राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है, वो भारतीय संघ से अलग नहीं रह सकता है। आज तक जम्मू कश्मीर में स्पेशल प्रोविजन थे। हमारे देश के अंतर्गत एक विधान एक निशान की भावना है। एक विधान और एक निशान का मतलब है एक ही संविधान है, एक ही झंडा है, सब उसी के नीचे है। लेकिन जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, अलग संविधान था। 5 अगस्त 2019 से वो प्रावधान भी नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के स्पेशल राइट्स खत्म है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान का भाग 1 का जो पहला आर्टिकल है जो कह रहा है कि भारत, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा
और संघ कैसा कि जिससे राज्य टूट के चाह करके भी अलग नहीं हो सकता, अपने आप से अलग नहीं हो सकता। अमेरिका क्या है? अमेरिका फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब क्या है कि उसके एक राज्य जो हैं वो राष्ट्र के साथ एक समझौते के तहत जुड़े हुए हैं। जिस दिन समझौता टूटा उस दिन उसके राज्य जो है वो टूट जाएंगे। लेकिन भारत का ऐसा स्थिति नहीं है। भारत का क्या है? भारत एक यूनियन है, उसका राज्य उससे जुड़ाव रखता है। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहाँ पे यूनियन और फेडरेशन में अंतर होता है। अमेरिका में टेक्सास के लोग आज तक अमेरिका का हिस्सा नहीं मानते हैं खुद को, लेकिन अमेरिका ने रखा हुआ है उनको अपने साथ, वहां की व्यवस्था है ऐसी। ब्लैक अमेरिकन आज तक नहीं मानते। अमेरिका मतलब हमारे देश में ना एक विधान एक निशान की भावना है। हमारे यहाँ एक ही राज्य क्षेत्र है, संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र, उसका एक ही संविधान है और एक ही निशान है हमारे देश का, तिरंगा। एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 राज्य के अलग अलग झंडे हैं, 50 राज्य का अलग अलग संविधान है। समझ रहे हो बात को? तो वो कैसा देश है? फेडरेशन है। उन सब राज्यों की अपनी पॉलिसी है, वो सब अपने तरीके से चल रहे हैं, उनका अपना झंडा है, लेकिन है सारे के सारे किसका हिस्सा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 50 राज्यों का यूनियन है वो, 50 राज्यों का फेडरेशन है, सॉरी। और 50 के 50 राज्यों का क्या है? अपना अलग झंडा है, अपना अलग संविधान है। यहां भारत क्या है कि किसी राज्य का अपना अलग झंडा नहीं है, एक ही झंडा है, वो है भारत का झंडा। इसको कहते हैं यूनियन, इसको कहते हैं संघ। किसी राज्य का अलग झंडा है यहां किसी राज्य का अलग झंडा, किसी राज्य का अलग संविधान है? नहीं। आज तक था एक अपवाद, वो जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, अलग संविधान था, तो जम्मू कश्मीर का अलग झंडा अलग संविधान का प्रावधान भी हो चुका है समाप्त। यह है बंधुता। जब हम लोग यहां तक की बात कर चुके हैं कि एकता और अखंडता की बंधुता, इन सभी में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा क्या है कि उसको सामाजिक आधार पर समान समझा जाएगा, सामाजिक सौहार्द से देखा जाएगा, वो बंधुता है। दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो यह संविधान की प्रस्तावना थी। इस प्रस्तावना के अंदर एक छोटी सी चीज रह गई है, जिस छोटी सी चीज को यहां पे मैं बताना चाहूंगा। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का हमने जिक्र किया था कुछ टाइम पहले, एक क्लास में मैंने उनके बारे में बताया था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। प्रस्तावना क्या है? हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। मैंने शुरुआत में, तुम 3-4 बातें मेरी ध्यान से सुनना। मैंने कहा था शुरुआत में नानी पालकी वाला जो बहुत जबरदस्त वकील रहे भारत सरकार के, मतलब भारत सरकार के विपक्ष में, हर मामले में जितने मामले भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, उन मोस्ट इंपॉर्टेंट मामलों में भारत के संवैधानिक वाद में वो सबसे इंपॉर्टेंट वकील थे। और सबसे डेंजरस वकील आज तक के इतिहास में जो रहे हैं वो नानी पालकी वाला रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब सबसे तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक खतरनाक प्रबुद्ध वकील रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। क्या चीज है? परिचय पत्र। प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा आई थी। प्रस्तावना को ही अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कह रहे हैं कि हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। समझ रहे हो बात को? प्रस्तावना को ही के.एम. मुंशी ने कहा था कि हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। के.एम. मुंशी संविधान सभा में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, बताई तुमको। समझ रहे हो? उन्होंने कहा मतलब प्रारूप समिति मेंशन बताया था ना तुमको, प्रारूप समिति के बारे में। उस प्रारूप समिति के सदस्य थे के.एम. मुंशी। अरे बताया था ना प्रारूप समिति में, तो उनके सदस्य, उसके सदस्य थे या नहीं थे? उन्होंने कहा था कि हमारे लोकतांत्रिक क्या है, ये लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है प्रस्तावना। कई सारे लोगों ने प्रस्तावना के संबंध में अलग अलग वक्तव्य दिए हैं। तुम प्रस्तावना को क्या क्या ध्यान रखोगे,
एक तो ध्यान रखोगे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। दूसरा ध्यान रखोगे कि प्रस्तावना संविधान की उत्तर कुंजी कही जाती है। तीसरा ध्यान रखोगे प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं। चौथा ध्यान रखोगे नानी पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है प्रस्तावना को। समझ रहे हो बात को। पांचवा ध्यान रखोगे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। समझ रहे हो। छठवां ध्यान रखोगे कि के.एम. मुंशी ने कहा है कि यह हमारे लोकतंत्रात्मक गणराज्य का भविष्य फल है। इतनी बातें पूछी जाती है कि क्या क्या कहा जाता है, ये नाम से पूछा जाता है। अब बहुत ज्यादा कुछ चर्चा करते हुए करे या ना करे, कुछ चीजें, कुछ क्या बातें बताएं ना बताएं, तो लास्ट की इस क्लास में दो बातों पर हम जो सबसे बड़े विवाद हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। 5 मिनट का समय और बात खत्म, फिर प्रस्तावना से संबंधित लगभग सारी। सबसे बड़ा सवाल संविधान में यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या संविधान का हिस्सा नहीं है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या संविधान का भाग नहीं है। तो इस संबंध में दो मामले बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो मामला है जिसको हम लोग कहते हैं केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। पढ़ा हमने ये मामला। कौन सा मामला है? केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। 700 कुछ पेजों की स्टेटमेंट है, 709 पेजों की स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर। केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कह सकता हूं मैं। ये मामला तो थोड़ा बाद का है ना। कब स्टेटमेंट, कब जजमेंट आई थी इस पर सुप्रीम कोर्ट की? 24 अप्रैल 1973 को आई थी। इसी दिन आई थी ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इस मामले पर। अच्छा, एक मामला इससे थोड़ा सा पहले का है, वो मामला है बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ मामला। तो मैं लिख सकता हूं बेरूबाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेरूबाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वाद हमारे पास 1960 का है। आगे इस मामले पर चर्चा करेंगे हम, बेरूबाड़ी वाले मामले पर इसको डिस्कस करेंगे। आगे आएगा LIC मामला भी आएगा एक 1995 का। तुम फिलहाल दो बातों का ध्यान रख लेना प्रस्तावना में। बेरूबाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान से सुनो, बेरूबाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। किस वाद में कहा था? बेरूबाड़ी वाद में। ठीक है, क्या बोला था कि प्रस्तावना जो है ना वो अभिलाषाओं की एक एकीकृति है, वो संविधान का भाग नहीं है। संविधान कैसा होगा इसका एक विचार है, संविधान का भाग नहीं है। बात समझ आ रही है? संविधान का भाग नहीं है। और इसके बाद केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, तो किस मामले में कहा था नहीं है? बेरूबाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 में। और किस मामले में कहा भाग है? तो केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब प्रश्न सबसे बड़ा ये कि क्या भारतीय संविधान की धारा या अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? यह क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब भी केशवानंद भारती वाद में ही दे दिया गया था। इस मामले में कई सारी चीजों पर नतीजा निकला। कहा गया कि जैसे सरकार को अन्य सभी भागों में संशोधन करने का अधिकार है, वैसे ही प्रस्तावना में भी संसद को संशोधन करने का अधिकार रहे। ठीक है, परंतु प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। मूल ढांचा वाली बात बताई थी ना तुमको वहां पे। तो जो प्रस्तावना कहना चाह रही है उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो, ऐसा संशोधन सरकार नहीं कर सकती। यानी मूल ढांचे को परिवर्तित करने वाला संशोधन नहीं कर सकती है। अन्यथा सरकार की शक्ति है, संसद की शक्ति है कि वह इस मामले में संशोधन कर सकती। यहां से आने वाले प्रश्नों को ध्यान से समझ लेना। तो क्वेश्चन होगा कि क्या 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। ठीक है ना। दूसरा ये
कि 368 के तहत कहां तक संशोधन किया जा सकता है, तो वहां तक जहां तक मूल ढांचा परिवर्तित ना हो या जहां तक बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्टेड ना हो, वहां तक चेंज किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है। दूसरा, किस मामले में कहा था संविधान का हिस्सा नहीं है, तो बेरुवाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960। वापस चेंज करते हुए किस मामले में कहा था संविधान का हिस्सा है, केशवानंद भारती। मतलब केशवानंद भारती केस में तो बड़े मजेदार बात कही, और मजेदार कही, बोला प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं होते हुए भी है। इस बात को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा उतरना पड़ेगा इस बात में। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं होते हुए भी भाग है। कैसे समझेंगे, तो हमारे संविधान में 22 भाग हैं, एबीसीडी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम, केवल 1 2 3 4 न्यूमेरिकल वैल्यू। कितने भाग हैं, 22 भाग। उन 22 भागों में से एक भाग प्रस्तावना है, ऐसा नहीं है। प्रस्तावना उन 22 भागों में इंक्लूड नहीं है। संविधान क्या है, संविधान में मतलब इतना तो सभी को पता होगा ना, कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12। कितने अनुच्छेद हैं, 395। ठीक है, तो इन 22 भागों में से एक भाग प्रस्तावना है, ऐसा नहीं है, इसलिए प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। परंतु संविधान के अंदर रखा गया एक हिस्सा है, ऐसे भाग है, ऐसे भाग नहीं है। तुम नहीं समझे बात को। जैसे इस किताब के अंदर ना 25 चैप्टर हैं, 25-30 चैप्टर हैं, मान करके चलो, कोई भी किताब है ना। जैसे ये ले लेते हैं छोटी सी किताब, जैसे ये है किताब, मतलब भारत का भूगोल वगैरह जिसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस किताब के अंदर जो है वो चैप्टर की संख्या होगी कुछ ऐसी 15-20 चैप्टर, 19 चैप्टर हैं इस किताब में। तो मैं कहूंगा कि इस किताब के कितने भाग हैं, 19 भाग हैं। ठीक है, किताब के 19 भाग हैं। ऐसे तो इस किताब का ये पहला पेज इस 19 भाग का हिस्सा इस किताब का भाग नहीं है, परंतु इस किताब का भाग है। उन 19 भागों में भाग नहीं है, परंतु इस किताब का भाग है। इसलिए प्रस्तावना संविधान का भाग ना होते हुए भी संविधान का भाग है। बात समझ आई? ऐसा भाग नहीं है, परंतु भाग है संविधान का। क्लियर है इतना? तो ये हुई हमारे संविधान की प्रस्तावना, और अंत में प्रस्तावना मेरे साथ बोलते हुए समाप्त करेंगे ताकि तुमको भी याद हो जाए प्रस्तावना। सबसे पहले यहाँ पे बोलोगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सभी में व्यक्ति की एकता व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं। आई बात समझ में? ये प्रस्तावना तो ये याद होनी चाहिए, है ना। अंगीकृत का मतलब लागू करते हैं, ठीक है ना। अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है भैया। इतना क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आई? तो क्या क्या शब्दों के बारे में पढ़ा हमने यहाँ पे? सबसे पहले क्या पढ़ा था? किस शब्द के बारे में पढ़ा था? संप्रभुता। संप्रभुता के बाद समाजवादी, समाजवादी के बाद धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष के बाद कौन सा शब्द हमने पढ़ा था यहाँ पे? लोकतंत्र। कौन सा पढ़ा था? लोकतंत्र। लोकतंत्र के बाद गणतंत्र, गणतंत्र के बाद सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय, फिर उसके बाद स्वतंत्रता, फिर उसके बाद समता, फिर उसके बाद बंधुता। आई बात समझ में? इसके अलावा संविधान से प्रस्तावना से संबंधित 2 वाद और क्या 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये सब कुछ। ठीक है भैया, तो इसको लिख लेना घर में, ठीक है। प्रस्तावना वगैरह लिखना अलग से, फिर उसके बाद इसको लिखना अच्छे तरीके से। किसी को कोई